नमस्कार दोस्तों, इनसाइट गुरु अक्षय यूट्यूब चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि नया साल आप लोगों का बेहतर बीता होगा और नए साल में जो है नए संकल्प के साथ आप लोग फिर पुनः तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए, आपकी तैयारी में छोटा सा एक सहयोग लेकर आया हूं। साइंस की कड़ी से पहले भी मैं चलाया था, जो कि बीपीएससी में पूछा गया था। मैं अब स्पेशली जो है बायोलॉजी को लेकर आया हूं। बायोलॉजी से संबंधित जितने क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वैसे टॉपिक को मैं ला रहा हूं, और जो कि आपको एग्ज़ाम में सहायक साबित होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि जो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम था वो तो पहले जनवरी में प्रस्तावित थी, लेकिन किसी कारणवश आयोग के द्वारा जो है इसे अब लास्ट वीक मार्च या फर्स्ट वीक अप्रैल की बात कही जा रही है। तो लंबा समय भी मिल गया है। तो उम्मीद करते हैं कि लंबा जब समय मिल गया होगा तो आप लोग का तैयारी भी जो है बेहतर ढंग से होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा हॉल में जाना है और अच्छे मार्क्स को लाना है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा गैप हुआ है, मैं पुनः अपने इस चैनल पे उपस्थित हूँ और जिस तरह से पहले आप लोगों का सहयोग प्यार मिल रहा था उसी तरह का उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग उसे बनाए रखेंगे। तो चलिए, आज बायोलॉजी की इस कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें 60 प्लस क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रायः कंपटीशन में देखा जाता है, ठीक ना। तो चलिए, वन बाय वन करके हम लोग इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है कि जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए, जीव विज्ञान शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविनर्स ने किया था, ठीक ना। जबकि जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविनर्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अरस्तु को जाना जाता है। उसके बाद जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से। तो देखिए, इसका ऑप्शन गड़बड़ा गया है। सी नंबर को आप अरस्तु बना लीजिए, अरस्तु ही फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर जो होगा अरस्तु ही होगा, ठीक। वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। बायोलॉजी का जब डिवीज़न किया जाता है तो दो पार्ट में किया जाता है, एक जूलॉजी हो जाता है, एक बॉटनी हो जाता है। तो जूलॉजी का अरस्तु ही था जो कि बायोलॉजी के पिता थे, और फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफ्रेस्टस हो गए, ठीक। अब आगे क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मेडिसिन मतलब चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और जो क्या कहते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में डिग्री जब हासिल करते हैं तो उसे हिप्पोक्रेटस का फोटो हाथ में देकर ही इसकी शपथ दिलाई जाती है, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। और वायरोलॉजी में जो है तो फाइकोलॉजी का अध्ययन जो है किसे कहा जाता है, शैवाल को कहा जाता है। इस जगह आप एक नोट कर सकते हैं, जैसे फाइकोलॉजी के बारे में पूछा गया है उसी तरह से आप माइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। माइकोलॉजी किसे कहा जाता है, माइकोलॉजी का अध्ययन। तो माइकोलॉजी, तो देखिए माइको कोष होता है, तो इसमें आप याद कर लीजिएगा कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कह रहा है डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी जो होता है ये झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक। जबकि पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी बोला जाता है, ठीक ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी कहा जाता है। एग्रेस्टोलॉजी किसको, घास के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक ना। पॉलिनियोलॉजी जो है पराग के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक। तो इसको आप याद कर सकते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि जीवों एवं वातावरण के बीच अंतर। जीवों और वातावरण मतलब पर्यावरण के बीच जो अंतर अभिक्रिया संबंधी जो जीव विज्ञान की शाखा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि अभी के टाइम में जो है बहुत ही बर्निंग चैप्टर है, बर्निंग सब्जेक्ट है ये। तो इसे हम पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक ना। और जबकि आनुवंशिकी में जो है हम लोग आनुवंशिकता के अध्ययन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद कह रहा है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है, ठीक ना, जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर जो है नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो है वन का विकास किया जाता है, ठीक ना। वन के विकास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। शैवाल का भी तुरंत ऊपर में हम लोग पढ़े कि इसको फाइकोलॉजी कहा जाता है और इसको कवक को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि देखिए पेडोलॉजी है, तो पेडोलॉजी जो है मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ तो मिट्टी ऑप्शन में नहीं है तो भूमि हो जाएगा। और मिट्टी दिवस जो मनाया जाता है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं। देखिए आनुवंशिकता लगा, इसका मतलब अनुजेनेटिक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। बाकी आप जान रहे हैं स्पर्मोलॉजी जो है बीज का अध्ययन हो जाएगा, एंथोलॉजी फूल का अध्ययन हो जाएगा, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा कि 14 नंबर वार्षिक वलय का अध्ययन क्या है। तो वार्षिक वलय होता है क्या है, तो पहले देखिए जो वृक्ष होते हैं तो वृक्ष में जो है राउंड अप होता है, उससे वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है, ठीक ना। तो ये सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बता दें कि पृथ्वी की आयु गणना करने के लिए क्या किया जाता है, तो वार्षिक वलयों का गणना की जाती है। तो उससे वृक्ष की क्या होती है, वृक्ष का आयु पता चलता है, ठीक ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या कि वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो इसको डेंड्रोक्रोन। देखिए कोई भी होगा समय तो उसमें क्रोनोलॉजी होगा ही, समय का अध्ययन को ही क्रोनोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ वार्षिक वलय जो कि वृक्ष की उम्रों को बताता है, तो ये भी एक समय का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसका आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी होगा ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 15 नंबर में कह रहा है कि पौधे की आंतरिक संरचना, तो पौधे का इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शारीरिकी कहते हैं, मार्फोलॉजी बोला जाता है इस शारीरिकी। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर देख रहे हैं। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है कि एक्सो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो भाई बायोलॉजी जो पृथ्वी पर जीव जगत है उसमें बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो एक्सो मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी से बाहर, तो मतलब बाह्यग्रह और अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को, ठीक ना। बाह्यग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को एक्सो बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये वन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक ना। और आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला में है। आलू चूँकि सड़ने वाला चीज़ होता है इसलिए इसका जो रख रखाव संस्थान है वो शिमला ठंडा प्रदेश में बनाया गया, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग लखनऊ मार देते हैं जबकि ऐसा नहीं, कलकत्ता में है, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मतलब इंडियन बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है, तो बीरबल साहनी को कहा जाता है। ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं, ठीक ना। आगे कह रहा कि वर्गीकी का पितामह मतलब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ, इसमें पूछा गया है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। और कार्ल लिनियस ही जो है द्विनाम पद्धति दिया था। द्विनाम पद्धति में एक में क्या होता है, वंश होता है, और दूसरा क्या होता है, स्पीसीज होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, तो ये कार्ल लिनियस ही थे, ठीक ना। और इसकी एक किताब भी बहुत फेमस हुई थी, सिस्टेमा नेचरा, तो ये कार्ल लिनियस ही लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सिस्टेमा नेचर के लेखक कौन है, तो कार्ल लिनियस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब उसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों का मतलब जिस पादप में फूल होते हैं उसे किस में रखा गया, तो जिसमें फूल होते हैं उसमें उसको फेनोरोगेम्स में रखा गया, ठीक ना। जिसमें फूल नहीं होते उसे क्रिप्टोगेम्स में, क्रिप्टो मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, तो ऐसे भी फूल नहीं होगा तो छिपा ही रहेगा, तो इसका मतलब वो अपुष्पीज होगा, क्रिप्टोगेम्स में होगा, और पुष्पीज होगा फेनोरोगेम्स में होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन वही है कि अपुष्पी पादपों को किस वर्ग में रखा गया, तो क्रिप्टोगेम्स में रखा गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधार या इकाई क्या था। अभी तुरंत जो आपको बता रहे थे कि कार्ल लिनियस जो है द्विनाम पद्धति दिया था। द्विनाम पद्धति में एक क्या आते हैं, वंश आता है, और दूसरा क्या होता है, स्पीसीज आता है, स्पीसीज आता है, ठीक ना। जैसे होमो सेपियंस है तो 2 डिजिट से बना है, जैसे आधुनिक मानव का जो है नाम क्या है, होमो सेपियंस है। तो ये देखिए एक हो गया ये और एक हो गया ये, तो यही द्विनाम पद्धति है, ठीक ना। तो देखिए इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि वर्गीकरण का बेस क्या है, तो वर्गीकरण का बेस जो है क्या है, स्पीसीज है, ठीक ना। जीवाणु, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
जीवाणु का खोज किसने किया है? तो जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक किए थे। जीवाणु का खोज किसने किए थे? ल्यूवेनहॉक किए थे। और ये जो थे डच के थे, मतलब नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? डच थे। डच को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नीदरलैंड भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉलैंड भी बोलते हैं। ठीक ना? तो जो आएगा समझ लेना है। मतलब जीवाणु का खोज किसने किए थे? ल्यूवेनहॉक किए थे। कहाँ के थे? डच का या नीदरलैंड का या हॉलैंड, तीनों एक ही नाम है। ठीक ना? और यहाँ पे एक रिमार्केबल बात बता दें कि ये जो जीवाणु का खोज किया गया था, तो जीवाणु कैसा जीव होता है? तो एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक, इसको तो हमेशा याद रखिए, बहुत आजकल पूछा जा रहा है क्वेश्चन, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक ना? यूनिसेलर होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि जीवाणुओं का साधारण रूप की आकृति क्या होती है? तो देखिए जीवाणु जो नॉर्मल रूप में होता है वो 6 रूप में पाया जाता है, कुछ गोल में भी पाया जाता है, बहुत सारे आकार में पाया जाता है, मगर कह रहा नॉर्मल किस में पाया जाता है? तो 6 रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर एक हम आपको रिमार्क मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे, गोल बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कोकस कहा जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, कोकस। गोल जो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। ठीक ना? अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया में जो है केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक ना? मानव के आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 29 नंबर कह रहा है कि मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? एसररिशिया कोलाई है। एसररिशिया कोलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का रहा, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न करती है। तो भोजन का विषाक्तता उत्पन्न जो करती है बॉटुलिनम करता है। ठीक ना? मतलब कॉलेस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के द्वारा जो भोजन में विषाक्तता होती है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कह रहा कि एक जीवाणु कोशिका 1 घंटा में 1 प्याला को क्या करता है? भर देता है। भरने के लिए एक जीवाणु कोशिका 1 घंटा में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती, मतलब 1 मिनट पे विभाजित हो रही है। ठीक ना? कह रहा आधा प्याला भरने के लिए उसे कितना समय लगता है? तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये प्याला मान लेते हैं, इसको बैक्टीरिया से जब भरा जाएगा तो इसको 60 मिनट का टाइम लगेगा। क्लियर? 60 मिनट को टाइम लगेगा। ठीक? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पूरा भरना है, आधा भरना है, तो ये प्याला जो है आधा भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 मिनट के बाद वह क्या होता है? डिवीज़न करता है। ठीक ना? तो 1 मिनट का डिवीज़न, तो कहने का मतलब 59वां मिनट पे ये निश्चित रूप से आधा होगा, तब जाके 60 मिनट पे ये पूरा क्या हो गया होगा? भर गया होगा। तो कहने का मतलब 59वां मिनट पे ये क्या था? आधा था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 32 नंबर में। 32 क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सा फसल सहायक होते हैं? तो दलहनी जितने भी पौधे होते हैं सब सहायक होते हैं। तो फली बीन्स हो जाएगा। ठीक है ना? ये 66वीं बीपीएससी में आया भी था, इसको आप देख लीजिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो देखिए सबसे पहला काम तो एक याद करना है कि लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी है, जो कि क्वेश्चन में ही आपको लगा दिया है। लेग हीमोग्लोबिन का ये काम क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जो कि क्वेश्चन में, इसको याद करना है। दूसरा, हीमोग्लोबिन का जनरल वर्क याद रखना है कि ये क्या करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 34 पे। तो कह रहा है क्या, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो देखिए बैक्टीरिया से प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ देख रहे हैं सभी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो आप एक ट्रिक इसमें ज़रूर याद कर लें जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो पहले हम उसी को बता देते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का ट्रिक। तो लिखिए इसमें टीकू सीडी में बनी है पटाखा। गड़बड़ा गया था थोड़ा सा, तो आपको हम बता ही दिए थे कि इसमें क्या लिखे थे? टीकू। पहला वर्ड याद रखिए टीकू, उसके बाद सीडी, एक साथ लिखना है, सीडी में बनी है पटाखा। ठीक ना? बस इसमें तो टी से होता है आपको टेटनस। टी से कौन रोग होता है? टेटनस होता है। हम लिख रहे हैं, आप लोग फ्रेश लिख लीजिएगा।
कू से क्या होता है, कुष्ठ होता है। सी से क्या होता है, सिफिलिस होता है, सिफिलिस। ठीक। डी से क्या होता है, डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया। उसके बाद मे से जो है आपका मेनिंजाइटिस होता है, आप नोट करते जाएं। मे से क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस। और आप लोग के पास लिखा हुआ बॉ से हो जाएगा आपका बॉट्यूलिज्म। अभी जो भोजन विषाक्तता वाला बोले थे वही है बॉट्यूलिज्म। उसके बाद है से हैजा हो जाएगा, प से प्लेग हो जाएगा, नोट कर लीजिए। फिर टा से टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। और का से आपका काली खांसी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, आप सजा के लिखिएगा, ठीक ना। तो उस वर्ड में मतलब शब्द में जो जो वर्ड आ रहा था उसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद बनाइएगा तो आसानी से आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो अभी तुरंत हम देखिए उसमें बताए थे कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा तपेदिक टीबी हो जाएगा, जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीवाणु का कारण होता है। तो जीवाणु किससे होता है, हैजा से होता है। जीवाणु कारण कौन होता है, हैजा होता है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो अभी देखिए उसमें आप लिस्ट में देखिएगा तो कुष्ठ लिखें, कुष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन 37 का रहा, 37 का रहा क्या है कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों का शीतीकरण, जो मतलब फ्रीजिंग करते हैं हम लोग, वह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो देखिए सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव को क्या करता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। मतलब बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है करा कि दूध का खट्टा होने के क्या कारण है। तो देखिए दूध 1-2 दिन छोड़ दिया जाता है तो खट्टा हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, उसी के कारण होता है, ठीक ना। तो आंसर होगा इसका बैक्टीरिया। अगला है 39 नंबर करा कि दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण। देखिए दूध को जब हम लोग दही जमाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, वही दही बनाता है, तो वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि दलहनी पौधे मतलब हो गया आपका क्या, रार हो गया, मटर हो गया, ये सब में जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि सर्वप्रथम वायरस का खोज किसने किया था। तो इवानोविस्की किए थे, और ये रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 में। 42 कह रहा है विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु जो माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कह रहा किस में एंजाइम नहीं होता। तो ये देखिए 66 में, ये भी क्वेश्चन को 66 बीपीएससी में ये पूछा गया था कि किस में एंजाइम नहीं होते हैं। तो वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया देखिए कुत्ता के काटने से होता है, ठीक ना। कुत्ता जब काटता है तो हाइड्रोफोबिया होता है, और जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको पानी से क्या होता है, डर लगने लगता है, ठीक ना। और ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है अगला क्वेश्चन 45 करा कि एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। तो एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीका का खोज किया था, और ये विश्व का सबसे पहला टीका था, ठीक ना। मतलब टीका का जो प्रचलन हुआ था तो ये सबसे पहला टीका था जो एडवर्ड जेनर महोदय ने खोजे थे, ठीक ना। उसके बाद टीबी का टीका का खोज जो है रॉबर्ट कोच किया था, रॉबर्ट कोच। उसके बाद पोलियो का तो आप लोग जान ही रहे हैं, जॉन सॉल्क। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 कह रहा है कि एड्स का क्या कारण है। तो वो एड्स जो है T4 लिम्फोसाइट की कमी कर देता है, ठीक ना, जो कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है।
रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है उसी को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो इसका हो जाएगा ए। HIV द्वारा होने वाला रोग, तो HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, एड्स है। एड्स का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है करा कि एड्स वायरस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 48 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, RNA होते हैं। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है एड्स का क्या कारण है, तो एड्स किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। HIV वायरस के कारण होते हैं, ठीक ना। HIV संबंधित हैं एड्स से, वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 51 नंबर का एड्स फैलता है, तो एड्स जो है शारीरिक संपर्क से फैलता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 52 करा विषाणु में क्या होते हैं, तो विषाणु जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक ना। वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पहले चर्चा में थी मगर क्वेश्चन डाला है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। करा SARS, SARS, SARS क्या है, तो ये वायरस जनित रोग है। इसका फुल फॉर्म जो होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, ये वायरस से होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है खांसी और खसरा ये किससे होता है, तो ये भी वायरस जनित रोग होते हैं। खांसी जो हम लोग को होता है वो भी किससे है, वायरस से है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि वायरस के कारण होते हैं, तो वायरस के कारण क्या होते हैं, तो देख लीजिए हैजा जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, यक्ष्मा भी जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चेचक जो है वायरस के कारण होते हैं, ठीक ना। और मलेरिया परजीवी के कारण होता है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर हो गया कौन सा वायरस कारण होते हैं, तो चेचक होते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 56 कह रहा है कि फुट एंड माउथ रोग जो जानवरों में होता है वह किसके कारण होता है, तो ये भी वायरस के कारण ही होता है। इसको खुरपक्का मुँहपक्का भी रोग कहते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला कह रहा है कि आलू में मोजेक रोग, आलू के पत्ती में मोजेक रोग होता है, तो इसी मोजेक रोग खोज के दौरान जो है वायरस का खोज हुआ था। ये भी वायरस से ही होगा। किससे होगा, वायरस से। अगला क्वेश्चन है टू मच VVI, बहुत आदमी कंफ्यूज करते हैं। कह रहा शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, तो मैं यहाँ पर एक जनरल टर्म यूज करता हूँ कि जितने भी पादप ग्रुप के कोशिका भित्ति होते हैं वो सभी का सभी सेलुलोज के बने होते हैं, पादप ग्रुप। तो देखिए शैवाल भी पादप ग्रुप का ही हिस्सा है, ये किस में आ जाएगा, सेलुलोज में आ जाएगा। जबकि कवक का पूछेगा कि कवक का भित्ति किसका बना होता है, तब ये हो जाएगा किसका, काइटिन की। इसमें ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, तो शैवाल का सेलुलोज से, जबकि कवक का काइटिन से। अगला क्वेश्चन है सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है, तो देखिए सारगासो समुद्र का नाम सारगेसम, शैवाल वहाँ घास पाया जाता है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और ये सारगेसो समुद्र जो है अटलांटिक महासागर में, किस में है, अटलांटिक महासागर में है। और उसी में जो है सारगेसो शैवाल घास पाया जाता है जिसके नाम पे सारगेसो समुद्र पड़ा है। तो ये आप देख लीजिए इसका आंसर क्या हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। अगला है क्वेश्चन गलकंड, ग्वाटर रोग जो होता है जो कि गला के पास होता है, गला में जो है घेग टाइप का निकल जाता है। तो कह रहा है गलकंड रोग से बचा जा सकता है कुछ समुद्री खरपतवार खाने से, इसका इलाज होता है। तो देखिए समुद्री खरपतवार, यहाँ पे एक टर्म आ गया समुद्री खरपतवार। तो समुद्री खरपतवार में जो है बड़े पैमाने पर आयोडीन होता है, क्या होता है, आयोडीन होता है। और आयोडीन के खाने से गलकंड बीमारी क्या होती है, ठीक हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 61 कह रहा है कि चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो देखिए चावल के फसल के लिए बायो फर्टिलाइज़र कौन होता है, बायो फर्टिलाइज़र अभी बहुत ही क्या कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में अहम भूमिका रोल अदा कर रही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल जो है ये आपको बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा ए। कह रहा अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किस शैवाल को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक ना। तो ये क्लोरेला शैवाल है जो कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं और अपनी खाना का जो है ना खाना के रूप में इसका प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है। तो देखिए लाल सागर में लाल शैवाल पाया जाता है सबसे ज़्यादा, इसीलिए उसका रंग लाल हो गया है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 64, कह रहा कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन। तो देखिए पीछे भी हम बताए थे कवक के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आज के इस टॉपिक में इतना 64 क्वेश्चन को मैंने रिपीट कराया है। आपको मैं बता दूं कि अधिकांशतः क्वेश्चन जो मैं ये सीरीज़ बायोलॉजी का चला रहा हूँ यहीं से बीपीएससी टारगेट करके उठाती है और यही सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आप इसे मोर टाइम्स देखें, मोर टाइम्स पढ़ें, हो सके तो इसको जो है लिखने का भी प्रयास करें शॉर्ट नोट्स के रूप में, और इसे बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से बायोलॉजी सेक्शंस में जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी या अदर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आसानी से बनेगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। काहे का अधिकांशतः लोगों का कहना था कि बायोलॉजी बहुत टफ होता है, तो बायोलॉजी टफ होता है तो सबसे पहले ये जाने कि बायोलॉजी में बेसिक क्वेश्चंस कौन कौन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन जब कवर हो जाएगा तो बाकी आपका सब चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।